सब जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर गोल्ड का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन चाइना के अंदर होता है और उसके बाद इंडिया, यूएस, यूएई और इंडोनेशिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम इंडियंस प्रो रहते हैं हमेशा गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। सदियों से कहा जा रहा है कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दो, हमेशा बढ़ेगा ही। और अब क्योंकि हम डिजिटल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं तो गोल्ड भी डिजिटल हो रहा है। अगर मैं इंडिया के अंदर गोल्ड के मार्केट शेयर की बात करूं तो 50 to 55% शेयर जो है वो जाता है ब्राइडल ज्वेलरी को, क्योंकि कोई भी ओकेजन होता है, त्यौहार होता है, शादियां होती हैं तो हम ढेर सारा गोल्ड खरीदते हैं। लेकिन अब ये डिजिटल गोल्ड की वजह से मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैं क्या करूं। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदना है तो मैं डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करूं या फिर फिजिकल गोल्ड के अंदर। आज के हमारे वीडियो में हम वही समझेंगे। साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि अगर मैं फिजिकल गोल्ड खरीदने जा रही हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ें समझूं ताकि जब मैं वहाँ जाऊँ तो अपना पैसा बचा सकूँ। उसके बाद हम समझेंगे कि हॉल मार्किंग क्या होती है, क्यों उसे मैंडेट किया गया है, क्या टैक्स लाइबिलिटी होती है डिजिटल गोल्ड पे और फिजिकल गोल्ड पे, और एक सर्टेन क्वांटिटी है और उसी क्वांटिटी के अंदर हम अपने पास गोल्ड रख सकते हैं। तो इसी सब के बारे में हम आज की वीडियो में समझेंगे। अब हम ये समझते हैं कि डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड के अंदर क्या बेटर है, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि डिजिटल गोल्ड होता क्या है। डिजिटल गोल्ड एक ऑल्टरनेटिव होता है फिजिकल गोल्ड का। इंडिया के अंदर डिजिटल गोल्ड कैन बी बॉट फ्रॉम मल्टीपल एप्स एंड वेबसाइट्स जैसे ऑगमोंट लिमिटेड, एमएमटीसी, पीएएमपी और सेफ गोल्ड ब्रांड। लेकिन ये जो ऐप्स और वेबसाइट्स जिनके मैंने नाम लिया, देयर इज़ नो रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। तो अब क्या करें, इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं डिजिटल इन्वेस्टमेंट के, वो हैं म्यूचुअल फंड्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सो ये जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो अगर आप और सेफ ऑप्शन चाहते हैं तो इसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो ऐप्स हैं, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स चार्ज करते हैं 2 to 3% एज अ मैनेजमेंट फी, स्टोरेज कॉस्ट एंड इंश्योरेंस। तो यू कैन सी कि इनके अपने ड्रॉबैक्स हैं, अपने फ़ायदे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट की तो ये सबसे प्रेफर्ड ऑप्शन है। सीधा सीधा किसी भी ज्वेलरी शॉप पे जाओ, आपको जो भी चाहिए उसे खरीद लो। अगर इन्वेस्टमेंट की वजह से खरीद रहे हो तो लोग बिस्किट्स या फिर कॉइन्स खरीदते हैं। अगर ज्वेलरी खरीदना है तो यू कैन बाय जो भी आपको ज्वेलरी खरीदनी है। लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं और उन्हीं डिफरेंसेस को देखने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें। तो अगर मैं प्योरिटी की बात करूँ तो जो फिजिकल गोल्ड की प्योरिटी होती है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो 99.5% ही हो, लेकिन डिजिटल गोल्ड की प्योरिटी हमेशा गारंटीड होती है कि जितनी वो कह रहे हैं उतना वो प्योर होगा ही। जो प्राइस होती है फिजिकल गोल्ड की वो भी यूनिफॉर्म नहीं होती है, बट इन केस ऑफ डिजिटल गोल्ड इट इज़ यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री। इन्वेस्टमेंट के लिए फिजिकल गोल्ड के अंदर हम बिस्किट्स या फिर कॉइन्स जो है वो हमें अवेलेबल हैं इन दी स्टैंडर्ड डोमिनेशंस ऑफ 10 ग्राम। सो इट रिक्वायर्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इन फिजिकल गोल्ड। लेकिन अगर हम डिजिटल गोल्ड की बात करें तो कोई भी पर्सन जो है वो इसे बाय कर सकता है, सेल कर सकता है गोल्ड को बाय वेट और बाय फिक्स्ड वर्थ। If you are buying a gold jewelry, it involves paying 20 to 30% of the gold's total value as making charges. In case of digital gold, 3% GST is charged on the digital gold purchases. स्टोरेज का तो आपको पता ही है कि ज्वेलरी या फिर बिस्किट्स खरीदे हैं तो उसे आपको लॉकर में अपने घर में संभाल के रखना पड़ेगा और इसके जो चोरी के चांसेस हैं, घूमने के चांसेस हैं, वो काफ़ी हाई हैं। डिजिटल गोल्ड में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इसके अंदर जो सेलर है वो ही स्टोर करेगा इस डिजिटल गोल्ड को इन द इन्वेस्टर्स नेम इन अ सिक्योर लॉकर विद नो चांस ऑफ थेफ्ट और लॉस। एंड लास्टली अगर हम लिक्विडिटी की बात करें सो फिजिकल गोल्ड के अंदर कोई भी पर्सन ईजीली फिजिकल गोल्ड बाय कर सकता है फ्रॉम एनी बैंक और ज्वेलर एंड दे कैन बी एक्सचेंज थ्रू अ ज्वेलर एज वेल। In case of digital gold, one can redeem digital gold as coins and bullions or cash out the investment. सो इन दोनों को डिटेल में समझने के बाद जो बात मुझे समझ में आई है वो ये है कि अगर मुझे पहनने के लिए चाहिए, किसी फंक्शन में जाने के लिए चाहिए, शादी के लिए चाहिए तो मैं फिजिकल गोल्ड खरीदूंगी, ज्वेलरी खरीदूंगी। लेकिन अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं तो आई थिंक इट इज़ बेटर कि मैं डिजिटल गोल्ड के लिए जाऊं, क्योंकि मुझे कुछ रखना नहीं पड़ेगा, संभालना नहीं पड़ेगा, टैक्स भी, जीएसटी भी कम लग रहा है, तो इसीलिए आई वुड प्रेफर इन्वेस्टमेंट। बट ऑब्वियसली आपकी नीड क्या है, आप क्यों खरीद रहे हो, उसी पे ये डिपेंड करेगा कि क्या खरीदें, क्योंकि दोनों के ही प्रोज और कॉन्स हैं, दोनों की मेरिट्स और डीमेरिट्स है। ऐसा परफेक्ट वे कोई भी नहीं है।
अगर मैं अब फिज़िकल ज्वेलरी की तरफ जा रही हूँ क्योंकि शादी का सीज़न है तो मुझे ख़रीदनी है, तो अब मुझे जाने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो जब हम ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं तो हमें चेक करना चाहिए गोल्ड की प्योरिटी। तो आपने देखा होगा 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट, ये 4 कैटेगरी होती है। 24 कैरेट के अंदर जो गोल्ड की प्योरिटी होती है वो 99.9% होती है, लेकिन इसके अंदर गोल्ड की ज्वेलरी बताना इम्पॉसिबल है, बन ही नहीं सकती, क्योंकि कुछ डिज़ाइन देना पड़ेगा और उस डिज़ाइन के लिए हमें जो है इतनी प्योरिटी के साथ हम नहीं बना सकते। इसीलिए गोल्ड ज्वेलरी हमेशा 22, 18 और 14 कैरेट के अंदर ही मिलती है। अगर हम बात करें 22 कैरेट की तो उसके अंदर 92% प्योरिटी होती है, 18 कैरेट के अंदर 75% और 14 के अंदर 58.33%। अब हम इसे कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हर कैरेट जो होता है गोल्ड का, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 4.2% प्योर गोल्ड। तो उसी हिसाब से हम देखते हैं कि कितने कैरेट के अंदर कितनी प्योरिटी हमें मिलेगी। जब भी आप ज्वेलरी खरीदें, मेक श्योर दैट यू आस्क द ज्वेलर कि ये कितने कैरेट की ज्वेलरी है, और उसी हिसाब से आप सोच समझ के ज्वेलरी को खरीदें, क्योंकि जितना कम कैरेट होगा उतना ही कम गोल्ड उसके अंदर होगा, एंड यू माइट एंड अप गिविंग मोर मेकिंग चार्जेस देन द गोल्ड। अब ये मेकिंग चार्जेस क्या होते हैं? कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए, कोई भी ज्वेलरी बनाने के लिए काफ़ी सारा लेबर लगता है, और उसी लेबर के लिए हम मेकिंग चार्जेस देते हैं। अब जो आपने ज्वेलरी खरीदी है वो जितनी ज़्यादा इंट्रिकेट होगी, उसमें जितना काम होगा, उतनी ही उसमें लेबर लगी होगी, उतना ही टाइम लगा होगा, और इसीलिए वो ज्वेलरी उतनी ही महंगी होगी। प्लीज़ बी अवेयर कि जो आप डिज़ाइन खरीद रहे हैं उसी के हिसाब से मेकिंग चार्जेस जो हैं वो दे रहे हो। और ये जो मेकिंग चार्जेस हैं इंडिया के अंदर, इट कैन वेरी फ्रॉम 3% to 25%। ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स अपॉन द डिज़ाइन यू आर टेकिंग। अब एक चीज़ जो और ध्यान में रखने वाली है वो है मैन मेड डिज़ाइन या फिर मशीन डिज़ाइन। तो ऑब्वियसली अगर मैन मेड डिज़ाइन है तो वो ज़्यादा महंगा होगा एज़ कम्पेयर टू मशीन मेड डिज़ाइन। बट अब जो ज्वेलर्स हैं वो खुद से नहीं बताएंगे कि ये जो डिज़ाइन है वो मैन मेड है या फिर मशीन का है, वो इस पे पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आपकी ड्यूटी है उनसे पूछना कि ये मशीन मेड ऑर्नामेंट है या फिर मैन मेड, और उसी हिसाब से वो मेकिंग चार्जेस उसके ऊपर लगाएंगे। लास्टली, जब आपने ज्वेलरी पसंद कर दी है, मेकिंग चार्जेस से भी अगर आप सेटिस्फाइड हो, तो आप बिलिंग काउंटर पे पहुंचते हो। जब इस को वेट किया जाता है, मेक श्योर कि बिल के अंदर उन्होंने ढंग से बताया है कि इसके अंदर गोल्ड कितने कैरेट का है, कितना है। अगर आपने एक ऐसी ज्वेलरी खरीदी है जिसके अंदर स्टोन्स हैं, चाहे वो डायमंड हो या रूबी हो, तो उनकी जो वैल्यू है वो अलग से की हो, क्योंकि जनरली क्या करते हैं ज्वेलर्स, अगर आप नहीं पूछोगे तो वो पूरे के पूरे जो आपने ऑर्नामेंट खरीदा है, जो ज्वेलरी खरीदा है, उसका वेट ले लेते हैं, लेकिन उसके अंदर गोल्ड तो कम होगा और ये जो स्टोन्स हैं उनका वेट भी उसमें शामिल होगा। तो उनके वेट के ऊपर हम अगर ज्वेलरी देंगे तो हमारा ज़्यादा पैसा लगेगा, विच शुड नॉट हैपन। तो इसलिए मेक श्योर जब वेट हो रहा है तो सब कुछ अलग से आइडेंटिफाई हो। जैसे अगर हम तनिष्क का बिल देखें तो उसके अंदर वो ढंग से अलग अलग सब चीज़ें बताते हैं कि इसमें कितना कैरेट गोल्ड है, कितना गोल्ड है। अगर डायमंड है तो वो उसकी प्राइस क्या है, रूबी है तो उसकी प्राइस क्या है, सब कुछ अलग अलग प्राइस किया गया है। अब हम समझते हैं कि हॉलमार्किंग क्यों ज़रूरी है। नाउ इट इज़ मैंडेटरी, इट हैज़ बीन सेड बाय द गवर्नमेंट दैट इट इज़ मैंडेटरी कि आपकी सारी ज्वेलरी जो है वो हॉलमार्क्ड हो। इनफैक्ट दे आर आस्किंग यू कि आपकी जो पुरानी ज्वेलरी है उस पर भी आप हॉलमार्किंग कराएं। मगर ये क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये जो मैंडेटरी हॉलमार्किंग है ये प्रोटेक्ट करेगी पब्लिक को अगेंस्ट लोअर कैरेट एंड विल इंश्योर दैट द कंज्यूमर्स आर नॉट चीटेड। ये जो है ट्रांसपेरेंसी लाएगी एंड विल अश्योर क्वालिटी टू द कंज्यूमर्स एंड विल रिमूव करप्शन इन द सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी। जो BIS एक्ट 2016 है, इट हैज़ मेड गोल्ड हॉलमार्किंग मैंडेटरी इन इंडिया। ये जो एक्ट है इट आइडेंटिफाइड न्यू एरियाज इन स्टैंडर्डाइजेशन सच एज ई-मोबिलिटी, ऑल्टरनेट फ्यूल्स, medical devices, digital technology, smart cities and new renewable energy. The hallmarking scheme for gold artifacts is run by BIS since 2000 और जो BIS hallmarking regulation 2018 है उसने ये भी कहा है कि जो हमारी सिल्वर ज्वेलरी है और सिल्वर आर्टिफैक्ट्स हैं उन्हें भी हमें हॉलमार्क करना चाहिए, जैसे कि हम गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स को करते हैं। इससे पहले गोल्ड हॉलमार्किंग जो थी वो वॉलेंट्री थी, कुछ ज्वेलर्स करते थे और कुछ नहीं, बट नाउ इट इज़ मैंडेटरी कि हर ज्वेलर को जो है गोल्ड हॉलमार्किंग करनी चाहिए एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंज्यूमर एज वेल एज द सेलर।
अब हम बात करेंगे टैक्स लाइबिलिटी की। टैक्स लाइबिलिटी जो कि फिजिकल गोल्ड पे क्या होगी और डिजिटल गोल्ड पे क्या होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल गोल्ड की, तो आप जो गोल्ड खरीद रहे हो उस पर टैक्स लाइबिलिटी दो केसेस में डिवाइड होती है। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने जिस दिन से वो ज्वेलरी खरीदी है, अगर वो आपके पास 36 मंथ से ज़्यादा है, तो इन दैट केस उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। लेकिन अगर आपने उस ज्वेलरी को 36 मंथ से पहले ही सेल कर दिया गया, यानी जिस दिन से आपने खरीदी थी उससे 36 मंथ से पहले अगर आपने उसे सेल कर दिया है, तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। सो अगर आपका गोल्ड जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर फॉल हो रहा है, तो उस केस के अंदर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा प्लस असेस ऑफ 4% ऑन द इनकम टैक्स अमाउंट। तो आप टोटल टैक्स कितना लगेगा 20.08%। लेकिन अगर आपका गोल्ड जो है वो शॉर्ट पीरियड यानी शॉर्ट कैपिटल गेन के अंदर फॉल कर रहा है, तो वो जो भी टैक्स स्लैब के अंदर आप आते हो उसी टैक्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैक्स लगेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टैक्स ऑन द डिजिटल गोल्ड। तो डिजिटल गोल्ड के ऊपर जो टैक्स लग रहा है इट इज़ सेम एज दैट एप्लीकेबल टू फिजिकल गोल्ड। वो 36 मंथ्स वाला जो रूल है वो इस पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो डिफरेंट है। लेकिन ये होते क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटल गोल्ड विच इज़ बैक्ड अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So RBI issued the sovereign gold bonds on behalf of the government. It was introduced in November 2015. इसके अकॉर्डिंग जो SGBs हैं दे आर बैक्ड अप बाय द RBI एंड आर कंसिडर्ड अ सेफ ऑप्शन। और इसी की वजह से SGBs में काफ़ी ड्रास्टिक इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग इसके प्रो हैं, क्योंकि सेफ़ है, RBI ने इसको इशू किया है एंड द इन्वेस्टर्स रिसीव्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस। अब इस SGB के ऊपर जो टैक्स है वो कैसे लगता है? सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड रिडेम्पशन ऑफ SGB ऑन मेच्योरिटी। सो कोई भी गेन आपको मिल रहा है ऑन गोल्ड बॉन्ड्स रिडेम्पशन आफ्टर 8 ईयर्स यानी मेच्योरिटी के बाद, तो उस केस में आप एग्जेम्प्टेड हो टैक्स के अंदर। यानी आपने पूरा मेच्योरिटी का वेट किया, 8 साल वेट किया, और उसके बाद अगर आप जो है इसको रिडीम कर रहे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इफ़ यू आर गोइंग फॉर अर्ली रिडेम्पशन यानी 5 साल के बाद ही आप रिडेम्पशन कर रहे हो, तो इस केस के अंदर इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इस पर 20% टैक्स लगेगा, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर लगता है। और अगर आप इसे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल करते हो तो उसके ऊपर 36 मंथ्स वाला रूल लगेगा, यानी 36 मंथ से ज़्यादा टाइम के बाद आपने इसे सेल किया है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। 20% टैक्स और 4% सेस लगेगा। और 36 मंथ से पहले किया है तो उस केस में से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, और जिस भी टैक्स ब्रैकेट के अंदर आप आते हो उतना ही उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर हम ETFs और म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इस केस के अंदर भी जो टैक्स लगता है इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ फिजिकल गोल्ड। क्या आप लोग जानते हो कि एक टाइम था कि आप अपने पास कितना गोल्ड रख सकते हो, उसकी भी एक फिक्स लिमिट थी। 1968 के अंदर जो गोल्ड कंट्रोल एक्ट था वो प्रोहिबिट करता था सिटीजन्स को फ्रॉम ओनिंग गोल्ड बियॉन्ड सर्टेन क्वांटिटी। लेकिन इस एक्ट को अबॉलिश कर दिया गया था जून 1990 के अंदर, और अभी इस समय कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द क्वांटम ऑफ गोल्ड वन कैन होल्ड इन इंडिया। बट टू अवॉइड डिस्प्यूट्स एंड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू किए थे 1994 के अंदर, जिसके अंदर ये डायरेक्ट किया गया था जो ऑफिशियल्स होते हैं दे कैन नॉट सीज एनी गोल्ड ऑर्नामेंट एंड ज्वेलरी अप टू अ सर्टेन लिमिट बेस्ड ऑन द जेंडर ऑफ द पर्सन, वो मैरिड है या नहीं। अगर जब भी यानी रेड होती है तो कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी है जिसको आप सीज नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा है तो ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने उस पर टैक्स दिया है यानी वो सीज किया जाता है। तो अब वो क्वांटिटी क्या है? अगर लेडी है, मैरिड लेडी है, तो वो 500 ग्राम्स तक की तो ज्वेलरी है वो अपने पास रख सकती है, उसे सीज नहीं किया जाएगा। एंड सेम लिमिट इज़ 250 ग्राम्स फॉर एन अनमैरिड लेडी। अगर हम मेल मेंबर की बात करें तो वो मैरिड है या अनमैरिड है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने पास 100 ग्राम्स की ज्वेलरी जो है रख सकते हैं। जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो इतनी क्वांटिटी की ज्वेलरी को सीज नहीं कर सकते, भले ही उनके पास बिल है या नहीं।
जब भी हम ज्वेलरी खरीदते हैं, अगर हम चेक या फिर कार्ड के थ्रू खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपकी अकाउंट बुक के अंदर शो करेगा। लेकिन अगर आपने कैश के थ्रू खरीदी है तो इट्स बेटर कि आप उस ज्वेलरी के साथ जो बिल आपको मिला है उसे अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना होगा अगर रेट पड़ जाती है बाय चांस तो, कि आपने ज्वेलरी कैसे खरीदी, इतना जो कैश आपने निकाला था वो क्यों निकाला था, किस पर्पस के लिए निकाला था। तो सेफर ऑप्शन इज टू कीप द बिल्स विद यू। So this was all about how to buy gold, what things to keep in mind, क्या टैक्स लाइबिलिटी होती है। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.